हेलो एवरीवन। हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही MPGK सीरीज़ में हम आपको MPPSC के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। MPPSC के सभी वीडियोस टॉपिक वाइज आपको हमारी चैनल की MPGK सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेटेस्ट सिलेबस में MPPSC के लेटेस्ट सिलेबस में जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 में MPPSC ने दो मुख्य अधिनियमों को जोड़ा है, जिनके नाम हैं भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। देखा जाए तो भारतीय शासन प्रणाली में कई सारे अधिनियम हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखें या 1909 का अधिनियम देखें या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देखें, लेकिन MPPSC ने इन दो अधिनियमों को ही सिलेबस में जोड़ना ज़रूरी क्यों समझा? इसीलिए क्योंकि ये दोनों ही अधिनियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय शासन प्रणाली में, हमारे भारतीय संविधान में। इसीलिए MPPSC ने इन अधिनियमों को सिलेबस में जोड़ा। इन दोनों ही अधिनियमों से अगर देखें, पूरी संभावना है कि 2 या उससे अधिक प्रश्न बनेंगे। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1919। सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। आप वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि प्रश्न इसी में से बनने हैं। प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सभी फैक्ट्स को जब आप अच्छे से समझेंगे तभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भारत शासन अधिनियम 1919 के। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1919। सबसे पहले ये देखते हैं, जिस समय ये अधिनियम था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के समय जो है, भारत के सचिव कौन थे? भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू, और भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। ठीक है, भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। इसीलिए इस अधिनियम का नाम आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी मिलेगा। आप कहीं कहीं अगर पढ़ेंगे तो इस अधिनियम का नाम आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 मिलेगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, भारत के सचिव थे उस समय मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। इन्हीं दोनों के नाम पर इस अधिनियम का नाम भी रखा गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली में इस अधिनियम का क्या मुख्य रोल था। सबसे पहला देखते हैं, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार इस अधिनियम से मिला। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शंस होंगे आपके पास 1935, 1909, 1947 या 1919। तो
1919 इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे तो एक एक फैक्ट को बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है, तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसने प्रदान किया? भारत शासन अधिनियम 1919 ने। दूसरा फैक्ट देखते हैं, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया? दैट इज भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका किसकी देन है, जिसे आज हम सब लोग लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं? पहले क्या था? पहले थी राज्य परिषद और केंद्रीय विधायिका। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा लाया गया? 1919। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज जिसे हम राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानते हैं, पहले इसे राज्य परिषद और केंद्रीय विधायिका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रांत में, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले ब्रिटिश प्रांत थे, प्रांत में द्वैध शासन भी इसी अधिनियम के द्वारा लाया गया। देखिए, द्वैध शासन में जो विषय रहते थे, आज जैसा आप ये देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची, है ना, इस तरीके की सारी सूचियां हम देखते हैं कि उनमें विषयों को रखा जाता है। केंद्र के विषय सारे केंद्रीय सूची में रखे जाते हैं, राज्यों से रिलेटेड जो विषय होते हैं राज्य सूची में रखे जाते हैं, और जो दोनों से रिलेटेड कहीं कहीं जो विषय होते हैं उन्हें समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है, इसी तरह पहले क्या होता था? पहले थी आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची, तो इन दोनों में विषयों को रखा जाता था। ठीक है, आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची। 1919 के समय में एक चीज़ और मैं इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जो पंचायती राज है, जिसे हम स्वायत्त शासन के नाम से भी जानते हैं, ये उस समय हस्तांतरित सूची का विषय था। ठीक है, इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। स्वायत्त शासन या पंचायती राज जो हमने पढ़ा, वो पहले किसका विषय था? जो आज राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पहले किसका विषय था? हस्तांतरित सूची का विषय था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए पंचायती राज में इससे क्वेश्चन निकल के आ सकता है, या 1919 में ही इसी से क्वेश्चन बन जाए, तो सभी चीज़ें ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे। अब अभी ऊपर हमने पढ़ा प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया 1919 अधिनियम के द्वारा, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किनको कहा जाता है, किनके द्वारा इसको लाया गया था? वो है लियोनस कैटियस। इस नाम को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, लियोनस कैटियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मैंने आपको बताया ना, मैंने सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं यहाँ पर आपके लिए, कि आपका एक भी क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जो भी 1919 से आएंगे आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को, जैसा कि हमने पढ़ा, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग के द्वारा लाया गया था? ली कमीशन के द्वारा लाया गया था। ली कमीशन 1924 के द्वारा। ठीक है, तो ये किसकी देन है? ठीक है, ये जब 1 अक्टूबर 1926 को अगर लोक सेवा आयोग बनाया गया, ये किसकी देन है? ये इस अधिनियम की देन है। भारत शासन 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग बनाया जाए, सिविल सर्विसेज के लिए इसका प्रावधान किया गया, और फाइनली 1 अक्टूबर 1926 को भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, इस आयोग के द्वारा। यूनिट 10 के एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के यूनिट 10 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, उन पर भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप
डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं भारत सचिव को अधिकार। देखिए उस समय क्या था, भारत सचिव एक बहुत बड़ा पद माना जाता था। ठीक है, भारत सचिव का पद बहुत बड़ा पद था, बहुत सारे अधिकार थे सचिव को। तो भारत सचिव को अधिकार, क्या अधिकार था, इस अधिनियम ने एक अधिकार और बढ़ा दिया। ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पद माना जाता था उस समय ये, लेकिन एक और अधिकार इस अधिनियम ने उस समय सचिव को दिया। क्या? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। देखिए मैंने आपको C&AG का, वो यूनिट 10 में C&AG भी है, ठीक है, तो उस टॉपिक पर मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले जिसे आज आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, कैग बोलते हैं, उसे पहले क्या कहा जाता था? महालेखा परीक्षक। ठीक है, और ये पद भी किसकी देन है? ये पद भी देन है भारत शासन अधिनियम 1919 की। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि MPPSC ने इन दोनों अधिनियमों को, या भारत शासन अधिनियम अभी हम पढ़ रहे हैं तो 1919 को क्यों लिया सिलेबस में? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे पद, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस अधिनियम ने। ठीक है, इसीलिए तो महालेखा परीक्षक का पद भी कहाँ से निकल कर आया? भारत शासन अधिनियम 1919 से। ठीक है, तो भारत के सचिव को ये अधिकार दिया गया कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति वो कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसी अधिनियम के द्वारा जो निर्वाचन व्यवस्था है भारत में, उसे प्रत्यक्ष कर दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, जनता द्वारा निर्वाचन। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन मीन्स क्या होता है? जनता द्वारा निर्वाचन। ठीक है, तो जनता के द्वारा निर्वाचन की शुरुआत हुई इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वायसराय की शक्तियाँ। देखिए वायसराय आपने अभी पढ़ा ही, उस समय भारत के सचिव मॉन्टेग्यू थे, भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। तो उस समय जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड, उनके पास क्या क्या शक्तियाँ थी? आज जिस तरीके से आप राष्ट्रपति को देखते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के पास, केंद्र में राष्ट्रपति के पास और राज्य में राज्यपाल के पास क्या शक्तियाँ होती हैं? ठीक है, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। उसी तरह उस समय ये शक्तियाँ वायसराय को दी गई। ठीक है, तो ये किसकी देन है? भारत शासन अधिनियम 1919 की देन है कि वायसराय को क्या शक्तियाँ दी गई? आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करना। आज हम जो पढ़ते हैं उसे अध्यादेश कौन कौन जारी कर सकते हैं? केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। तो पहले ये कार्य कौन करता था? वायसराय। और ये भी कब जोड़ा गया? वायसराय को ये शक्ति कब दी गई? इस अधिनियम के तहत दी गई। तो आपात स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा विधानमंडल में नामंजूर विधेयक या अनुदान को पारित कर सकते हैं। कोई भी ऐसा अनुदान या कोई भी ऐसा विधेयक जिसे विधानमंडल से नामंजूर कर दिया गया है, उसे भी पारित करने की शक्ति अगर थी तो वो किसके पास थी? वायसराय के पास। ठीक है, वायसराय उस विधेयक या उस अनुदान को भी पारित कर सकता था जिसे विधानमंडल के द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक एक लाइन यहाँ पर, एक एक शब्द यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस अधिनियम से रिलेटेड, और डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से बनना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में। तब तक के लिए जय हिंद।